A very good morning to all my dear friends. I hope you're doing good. आज 4 अप्रैल 2022 है. मैं हूं प्रशांत मामानी. Welcome to editorial and article analysis of Curiously Education. दोस्तों, कल हमने एक वीडियो लॉन्च किया है Importance of Sleep for Students. अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो I highly recommend every one of you to watch this video. और सिर्फ देखना नहीं है, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करना. लेट मी टेल यू वन थिंग. देखिए, ये सारे वीडियोस आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा. आई एम श्योर अबाउट इट, राइट. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें कोई डाउट मुझे है ही नहीं. लेकिन इसका फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप इस पर एक्शन लेंगे. अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं तो क्या, मुझसे कोई भी अच्छा जो भी टीचर्स हैं या फिर एक्सप्लेनर्स हैं या फिर स्पीकर्स हैं, वो कितने भी अच्छे पॉइंट्स आपको बता दे, उसका कोई फायदा नहीं है इफ यू डोंट टेक एक्शन. तो एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रिमेंबर, ये जो नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसके पीछे मेन लक्ष्य यही है कि चीजें तो हमें पता है, लेकिन उस पर एक्ट कैसे करें, इस चीज को भी हम सीखेंगे. ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं है. प्रॉब्लम ऐसा होता है कई बार कि वी नो कि ये चीज करने से हमें फायदा होगा, लेकिन उसके ऊपर हम एक्ट नहीं कर पाते. तो जितनी चीजें आप एक्ट कर सकते हैं उनके ऊपर एक्ट कीजिए. बाकी की चीजें एक्ट कैसे करते हैं, ऐसे भी टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर. डोंट वरी अबाउट इट, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इस नई सीरीज को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें. आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. इंडिया रशिया के बारे में बात करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फैक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. ग्राउंड वाटर के साथ जुड़ा हुआ. देन वी हैव अनटैग्ड, ये आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा आर्टिकल है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं. फ्रेंड इन नीड, पायोनियर का ये आर्टिकल है. अब यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इसको 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है. एंड वी नो के यूक्रेन जो है वो, वैसे देखा जाए तो अकेला नहीं है. यूक्रेन को वेस्टर्न वर्ल्ड की इनडायरेक्ट मदद मिल रही है. बैक स्टेज ये कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं तो यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं. नेटो के मशीन्स जो हैं वो सीक्रेटली यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं. अब रशिया को इसके बारे में पता है और रशिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ है. लेकिन अगर ओपनली ये वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर नेटो के देश जो हैं वो यूक्रेन को मदद करने लगेंगे तो ये युद्ध जो है वो अलग ही लेवल पर चला जाएगा. और पूरी दुनिया के कोई भी मीन्स देश जो है वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध जो है वो दूसरे एरियाज में स्प्रेड हो. वी नो कि ये युद्ध एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हो रहा है, लेकिन इसकी इम्पैक्ट हम सबके ऊपर इकोनॉमिकली तो देखने को मिल ही रही है. रशिया जो है वो भी डटकर यहाँ पर ऑपरेशंस कर रहा है. एज वी ऑल नो, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ये वो एक्सेट्रा, मीन्स वहाँ पर ये रशिया जो है अपने फुल फोर्स में वहाँ पर एक्शन ले रहा है. अब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर है हमारे पीएम मोदी साहब. तो ये जो लैवरोव साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, भारत की यात्रा पर आए थे. यहाँ पर उनकी मुलाकात हमारे एस जयशंकर साहब से हुई. फिर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मिले और उन्होंने यूक्रेन की सिचुएशन जो है उसके बारे में हमारे देश को ब्रीफिंग प्रोवाइड की. यानी कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको ब्रीफिंग दी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या क्या हुआ, ये वो एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पर्सनली पीएम साहब और फॉरेन मिनिस्टर को ये सारी चीज़ें जो हैं वो, यानी कि आप ऑफिशियली कह सकते हैं रशिया ने ऑफिशियली भारत के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा, या फिर आप कह सकते हैं भारत ने ये कहा, भारत का स्टैंड ये है कि जल्द से जल्द ये वायलेंस जो है वो ख़त्म हो जाए. और भारत ने अपनी रेडीनेस दिखाई. भारत ने ये कहा कि हम तैयार हैं अगर पीस एफर्ट्स के लिए, अगर शांति के लिए कुछ भी किया जा सकता है और अगर हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं, तो इंडिया इज़ मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे टू द पीस एफर्ट्स. और ये पहली बार है भारत ने ओपनली अपनी एक विलिंगनेस जो है वो दिखाई है और एक्सप्रेस की है कि हम ये पीस प्रोसेस के लिए हम एक मीडिएटर के तौर पर एक्ट करने के लिए तैयार हैं. वी नो के यूनाइटेड नेशंस में जो मॉस्को के खिलाफ जो रेजोल्यूशंस हुए तो भारत उसमें से एब्सटेन रहा है. तो भारत ने जो न्यूट्रलिटी मेंटेन की, मैंने एक लेक्चर भी बनाया था इसी चीज़ पर कि जो वोटिंग हुई थी उस पर, और मैंने बताया था कि क्यों भारत जो है वो न्यूट्रल, मीन्स जब कोई देश न्यूट्रल रहता है या फिर एब्सटेन रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो डर कर एब्सटेन रह रहा है.
उसका पीछे एक दूसरा रीज़न ये भी है कि आपके पास ऑप्शंस रहता है। अगर आप लेट्स से यूक्रेन रशिया के खिलाफ वोटिंग कर दी तो फिर रशिया के साथ आप बातचीत नहीं कर पाएंगे, यूक्रेन के खिलाफ कर दी तो यूक्रेन के खिलाफ बातचीत नहीं कर पाएंगे, मीन्स यूक्रेन के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एब्सटेन रहे, लेट्स से आपने किसी की साइड नहीं ली और आप एब्सटेन रहे, तो अब ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दोनों के साथ बातचीत करके एक नेगोशिएटर के तौर पर या फिर एक कनेक्टर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, कन्वीनर के तौर पर, कि आप दोनों को टेबल पर बिठाकर एक दूसरे के साथ बातचीत करवा सकते हैं। तो भारत यही करना चाहता है और दिस इज़ द मेन रीज़न कि भारत जो है वो एब्सटेन रहा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, वी नो पूरी दुनिया पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है और बस अब ख़तरा यही है कि ये जो युद्ध हैं ये दूसरी जगहों पर ना फैले और ख़ास करके ये न्यूक्लियर वॉर में तो एलिवेट ना ही हो, यही हमारे लिए और दुनिया के लिए अच्छी बात है। रशिया को जो लगा था कि ये इजी होगा यूक्रेन पर चढ़ाई करना, तो वो इतना इजी नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट, राइट। ज़ेलेंस्की की सरकार ने और वहाँ के लोगों ने काफ़ी रेजिस्टेंस दिया और आज भी रशिया का जो परचम है वो कीव पर नहीं लहराया है, यानी कि वहाँ पर अभी भी कीव जो वहाँ का कैपिटल है तो उसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। तो ऑफ कोर्स रशिया चाहेगा कि अगर रशिया ये सारे युद्ध पर ये जो इश्यू चल रहा है तो इस पर ब्रेक लगाए, ये तो रशिया ही कर सकता है। तो रशिया जब भी ब्रेक लगाएगा तो वो चाहेगा कि एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट हो, ऐसा ना हो कि फिर रशिया की इमेज खराब हो जाए और ऐसा हो जाए कि रशिया हार गया इसलिए उसने बंद कर दिया। नहीं, रशिया चाहेगा कि यूक्रेन से वो जो चाहता है, उनके जो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक रशिया भी जो है वो पीछे नहीं हटेगा। तो ऑफ कोर्स इंडिया एक ऐसा देश है जो ट्रस्टेड फ्रेंड है रशिया का, और रशिया को अगर भारत कुछ कहे तो वो एटलीस्ट सुनेगा। आई एम नॉट सेइंग कि हमारी पूरी सारी बातें मानेगा, देखिए वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनके भी अपने इश्यूज हैं, लेकिन एटलीस्ट वो सुनेगा सही, वो कंसिडर करेगा कि अगर लेट्स से पीएम मोदी साहब व्लादिमीर पुतिन साहब को कुछ कहेंगे तो वो ऐसे ही फ़ोन नहीं रख देंगे, या फिर ऐसे वो सोचेंगे कि भारत ने ये प्रपोजल दिया है तो इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए, तो एज ए न्यूट्रल प्लेयर हम यहाँ पर एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं और ये दुनिया के लिए भी अच्छी बात होगी कि ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा और भारत की जो एक पोजीशन है वर्ल्ड अफेयर्स में, ग्लोबल डोमेन में, जो हमारा एक स्टेचर है, हमारा जो एक पोस्चर जो है, पोस्चर इन द राइट वर्ड इज कि हमारा सम्मान जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा कि ऐसे डिफिकल्ट समय में भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। मेकिंग ग्राउंड वोटर विजिबल, द हिंदू का ये आर्टिकल है। वर्ल्ड वोटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इससे पहले भी हमने वोटर के बारे में, पानी के बारे में बात की थी, इज़न्ट इट। इस साल की जो थीम है दैट इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर जो है वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन अब इसको विजिबल बनाने की ज़रूरत है, यानी कि इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो इस साल की थीम है उसका प्राइमरी फोकस यही है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका रोल वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम में कैसा है, एग्रीकल्चर में उसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, कितना है, इंडस्ट्री, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन, तो ये सारे अलग अलग एरियाज़ में ग्राउंड वाटर का जो रोल है उस पर लोगों का ध्यान जाए, उस पर लोगों की एक चिंता का विषय बने, ये चर्चा का विषय बने, क्योंकि जिस प्रकार से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। अब 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं, ये दोनों चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लिए, फ्यूचर में हम इसके बारे में बात करेंगे। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ग्राउंड वाटर की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये मई 2020 में होगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है। तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट होल्ड द थॉट इन योर माइंड। फ्यूचर में जब ये मीटिंग होगी तब हम इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। और दूसरी जो मीटिंग है वो इस साल के अंत में होने वाली है, यूनाइटेड नेशन की वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। दोनों जो है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर है, एंड यू कैन इमेजिन कि ग्राउंड वाटर को लेकर इंटरनेशनल इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है। इट सेल्फ इंडिकेट्स कि ग्राउंड वाटर जो है वो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ग्राउंड वाटर जो है, जिन जगहों पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है, लेट्स से टेम्पररी शॉर्टेज है, तो सबसे एक सेफ जो तरीका है पानी को पहुंचाने का, दैट इज़
ग्राउंड वाटर, राइट, ग्राउंड वाटर में जो पानी स्टोर्ड है तो वो उस पानी का इस्तेमाल करके आप टेम्पररी शॉर्टेज को डील कर सकते हैं। फिर एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में ग्राउंड वाटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकिंग यानी कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर हमारी जो नीतियां हैं उसमें हमने जितना इम्पोर्टेंस ग्राउंड वाटर को देना चाहिए उतना अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया है। अब सीरियस इश्यूज की बात करें तो डिप्लीशन ऑफ स्टोर्ड ग्राउंड वाटर, यानी कि जितना पानी है ग्राउंड वाटर में ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दिस इज नंबर 1 इश्यू। नंबर 2 इज डिटीरियोरेशन ऑफ क्वालिटी, के सिर्फ क्वांटिटी नहीं, अगर क्वांटिटी कम हो रही है और क्वालिटी भी कम हो रही है तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि क्वांटिटी अच्छी है लेकिन क्वालिटी खराब है, तो ये भी चिंता का विषय ही है। तो हमारे देश में तो ये दोनों चीजें हो रही हैं। स्टोर्ड ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो रहा है। अब ग्राउंड वाटर का एक फायदा जो है वो ये है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है या फिर ड्राउट जैसी सिचुएशन है तो भी आपका सरफेस वाटर, आपकी नदियां सूख जाएगी, तालाब सूख जाएंगे, लेकिन ग्राउंड वाटर जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो रिचार्ज नहीं होगा अगर बारिश नहीं हुई है तो, बट एटलीस्ट वो इवापोरेट नहीं होगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक बेनिफिट, एडेड बेनिफिट है ग्राउंड वाटर का। और क्लाइमेट चेंज से काफ़ी रेजिलियंट है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, राइट, ज़मीन के नीचे स्टोर्ड होता है। तो कंपेयर टू अदर सोर्सेस ये काफ़ी रेजिलियंट होता है क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट से। अब कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। आई एम श्योर आपको याद होगा कि चाइना और भारत दोनों से, चाइना और यूएसए दोनों को मिला ले तो उससे भी ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो भारत एक्सट्रैक्ट करता है। मैंने कई बार ये फैक्ट आपको बताया है। और यहाँ पर है आंकड़ा, 2017 का ये आंकड़ा है। एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भारत ने कितना किया? 248.69 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। दिस मेक्स इंडिया द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल अगर कोई देश करता है तो वो देश है हमारा भारत। और देखिए यहाँ पर 89% ये ग्राउंड वाटर जो है वो हम खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं। इतना ज़्यादा पानी हमें चाहिए ही नहीं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि हम इज़राइल जैसे देश से कुछ सीखें कि कम से कम पानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है पता है, अब वो जो पंप्स आ चुके हैं, जो सबमर्सिबल पंप्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छी हो गई है, राइट। आपका जो वेल है, कुआं है, तो वो और ज़्यादा गहरा बनाया जाता है उसको। और पानी निकालने की जो मोटर्स होती हैं वो भी काफ़ी हेवी आ चुकी हैं, तो ज़्यादा पानी निकाला जाता है। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी मिलती है, राइट। अब सोलार पंप्स आ चुके हैं पानी निकालने वाले। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसान जो हैं वो उतना ज़्यादा पानी के बारे में सोचते नहीं। वो पानी निकालते हैं और पानी को बस स्प्रेड करते रहते हैं। लेकिन क्या इतना ज़्यादा पानी जेन्युइनली चाहिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? द आंसर इज़ नो। तो यहाँ पर सस्टेनेबल यूज़, और अगेन जब भी यूज़ की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ, एंड दिस इज मीन्स इसका कोर ही होता है ये एक हैबिट। एक खेती बाड़ी करने की भी एक हैबिट हो गई है कि इतना पानी तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन जेन्युइनली वो उतना नहीं यूज़ करना पड़ता। तो यहाँ पर ये हैबिट चेंज करने की ज़रूरत है। तो 89% सिर्फ खेती बाड़ी में, इरिगेशन में यूज़ होता है, बाकी का जो है वो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में किया जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसने एक लिमिटेशन रखी है। उसने ये कहा है कि अगर कहीं से आप पानी निकाल रहे हैं, लेट्स से किसी एरिया में ग्राउंड वाटर जो है उसको निकाला जाता है, तो जो एनुअल रिप्लेनिशेबल रिचार्ज है, जितना पानी एनुअली वहाँ पर रिचार्ज होगा तो उसका 70% से कम ही आपको निकालना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं निकालना है। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये आंकड़ा दे दिया है। लेकिन क्या हमारे देश में इसको फॉलो किया जाता है? द आंसर इज नो। 2004 में देखिए हम ओवरऑल 58% जितना निकालते, जो 70% से कम की बात कही थी, तो ऑन एन एवरेज 58% निकालते थे। ये इंक्रीज होकर 63% पहुंच गया। और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर तो 70% से ज़्यादा। इनफैक्ट आप रेंज देखिए, 71% से 385% की रेंज है। तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। और नीति आयोग ने एक्सट्रैक्शन वैल्यू जो है उसका टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 70% तक ये टारगेट लेकर आएंगे। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अब
जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। अब क्वालिटी वाइज बात करें तो बहुत सारी जगहों पर ये नाम याद रखने हैं आपको, राइट। फ्लोराइड, आयरन, सैलिनिटी, नाइट्रेट और आर्सेनिक कंपोनेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अब पानी में देखने को मिली है और 335 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट्रेट पॉल्यूशन देखने को मिला है। ये 2006 में 109 डिस्ट्रिक्ट्स में मिला था, अब ये और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे हेल्थ पर होती है। और ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोजेनिक यानी कि लोगों की वजह से हमारी जो आदतें हैं, हम जिस प्रकार से पानी का इस्तेमाल करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ये नॉट जस्ट पानी बट इस दुनिया में लेट्स से बिल्डिंग क्रिएट की आपने, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से ये नाइट्रेट्स जो हैं वो पानी में मिल रहे हैं। और कई जगहों पर बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, कि नदियों में पानी का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि बायोलॉजिकल चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, यानी कि दवाई और इसकी दवाई बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं तो अपना केमिकल्स और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहा देते हैं। फिर एक मिहिर शाह कमेटी थी 2016 में, सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को एक हो जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दिया था मिहिर शाह कमेटी ने 2016 में। तो इस कमेटी का नाम याद रखना, ये पानी के साथ जुड़ी हुई एक कमेटी है, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ये चाहिए कि लोकल लेवल पर प्लान्स जो हैं, मीन्स जो भी अलग अलग पानी के सोर्सेस हैं, जैसे कि रेन वाटर, सरफेस वाटर, सॉइल वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सारे अलग अलग सोर्सेस को कवर करके लोकल प्लान्स बनाया जाए। फिर हमें ये समझना होगा कि ये एक क्रिटिकल जोन होता है। क्रिटिकल जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं और हम जीवन जीते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे, फ्लोरा फोना, एवरीवन। तो ये जो ज़मीन पर एक जो बायोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर जिसको कहते हैं, राइट, जहाँ पर पानी और ज़मीन और ये सारी चीज़ें इंटरेक्ट होती हैं और तब जाकर यहाँ पर जो एक जीव, जो हम कहते हैं ना कुदरत, नेचर, तो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड वाटर फॉर श्योर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। और एक जो मानसिकता है हमारे देश में, वो क्या है कि अगर आपके घर में सबमर्सिबल पंप है, अगर आप लेट्स से कि आपकी ज़मीन है और ज़मीन में से ऑयल निकलेगा तो सरकार वो आकर ले लेगी, क्योंकि ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ऑयल सरकार कहेगी ये ऑयल निकला है, ये लीजिए, पैसे पकड़िए एंड गेट आउट, ये अब सरकार की प्रॉपर्टी है। लेकिन पानी जो है, ये किसी सबमर्सिबल, अगर आपने मीन्स आपके घर में या फिर जो भी फार्मिंग की जगह है वहाँ पर अगर सबमर्सिबल आपने डाला है तो वो ज़मीन, वो पानी जो है वो आपका पानी नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये हम सबका पानी है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, इंसानों का नहीं, जितने भी जीव हैं ये सभी का अधिकार है इस पर। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्योंकि लाठी हमारे पास है, तो हम कहते हैं कि भैंस भी हमारी है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लैंड ओनर का एक्सक्लूसिव राइट आ चुका है पानी पर और उनको लगता है कि अनलिमिटेड सोर्स जो है वो उनके पास है, और फिर गाड़ी धोने के लिए, अपने मकानों को धोने के लिए जिसमें हम रिसाइकल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये इस लेवल की अवेयरनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिर्फ अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, हैबिट्स बदलनी पड़ेगी, लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लीगल, गवर्नेंस के चेंजेस और इसी के साथ लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पर लोगों को दुश्मन नहीं, उनको मित्र बनाना है, उनको पार्टनर बनाकर, उनको समझाकर हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स जो हैं वो डेफिनेटली हमें उठाने चाहिए इफ़ यू वांट टू ऑफ कोर्स सेव ग्राउंड वाटर। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। पायोनियर का ये आर्टिकल है अनटैग्ड। काजल मंजुला नाम की एक महिला गुजरात हाई कोर्ट में गई और गुजरात हाई कोर्ट को ये कहा कि प्लीज़ डिक्लेयर मी कि कि मुझे कोई कास्ट का टैग नहीं चाहिए, मुझे कोई रिलीजन का टैग नहीं चाहिए, मुझे इंडिविजुअलिटी जो मेरी है, लाइक लेट्स से कि मैं इंडियन हूँ, तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मुझे कोई कास्ट या फिर रिलीजन का लेबल नहीं चाहिए, सॉरी नॉट टेबल, लेबल नहीं चाहिए। और ये सर्टिफिकेट की उन्होंने डिमांड की। उनका कहना यह था कि ये दो चीज़ों की वजह से ही मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे झेलनी पड़ी हैं। 2019 में स्नेहा प्रतिभा राजा नाम की एक लॉयर जो तमिलनाडु की हैं, तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कि उनको ऐसा सर्टिफिकेट मिला कि ना तो उनकी कोई कास्ट है, ना तो उनका कोई रिलीजन है। और 2020 में एक तेलंगाना का कपल हाई कोर्ट में गया और कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट्स में से ये जो कास्ट और रिलीजन है, अगर हमें नहीं ऐड करना है उसमें, तो हमें ये ऑप्शन मिले कि वी डोंट वांट टू टेक इन द कास्ट और रिलीजन
बॉक्स या फिर उसमें कुछ लिखना नहीं है हमें, तो ये ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कास्ट और रिलीजन के बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपने आप को लेट्स से इंडियन के तौर पर ज़्यादा पसंद करते हैं रादर दैन कोई टैग लगे उनके सामने या फिर उनके साथ। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हमारे देश में है। इनफैक्ट कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जैसे कि इस्लाम, देन वी हैव दिस सिखिज्म, राइट। तो सिख में, इस्लाम में ऐसा था कि उसमें कोई कास्ट नहीं थी, एवरीवन वाज इक्वल। लेकिन फिर वो कास्ट सिस्टम मीन्स यहाँ पर जब वो धर्म जो है वो स्प्रेड होने लगा, तो आज इस्लाम और सिख में भी हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलती है। और मीन्स कुछ लेवल्स हैं, मीन्स ये एक चीज़ जो है कास्ट की, ये हर एक धर्म में, खास करके इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। व्हेन आई से दिस रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट सब कॉन्टिनेंट। इसमें बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, भारत आ गया, राइट, नेपाल है, नेपाल में भी ये सिस्टम है। तो हर जगह पर हमें ये कास्ट जो है वो इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलती है और डिसाइड करती है कि आप कहाँ पर बैठेंगे, राइट। आप टॉप लेवल पर हैं या फिर बॉटम, किस हायरार्की में आप हैं, और आपकी कास्ट जो है वो किस पर्टिकुलर चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, उस चीज़ के माध्यम से आपको देखा जाएगा कि आप पैसे के साथ जुड़ी हुई कोई कास्ट है, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई कोई कास्ट है, वॉरियर कास्ट हैं, या फिर दूसरी अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कास्ट वगैरह वगैरह। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इस आर्टिकल में। और देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कास्ट के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ कोर्स, राइट, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये अच्छा हुआ कि ये क्लैरिफाई कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशंस जो है वो भी कास्ट के आधार पर देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कास्ट का लिखा, मीन्स कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, लेकिन फिर कास्ट के आधार पर ही रिजर्वेशन दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा एक सोसाइटी के साथ देखा जाए तो वी नो के सोसाइटी में ये कास्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई किसी कास्ट को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो कास्ट के आधार पर दिए जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सोचने वाली बात तो है ही हमारे देश के लिए। देन अगर हम चाहें, लेट्स से अगर आप कोई फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं और आपको अपनी कास्ट मेंशन नहीं करनी है, तो एक ऑप्शन होना चाहिए नोटा का, यानी कि नन ऑफ द अबव, कि आई डोंट वांट टू राइट माय कास्ट या फिर रिलीजन, राइट। जो एक बहुत ही फेमस डायलॉग हुआ है ना कि रिलीजन वाले बॉक्स में हम इंडियन लिखते हैं। तो अगर किसी को इंडियन लिखना है तो उनको ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। What about the person who benefits from caste-based reservation and welfare scheme but wishes to relinquish caste? ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है उसको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और वेलफेयर स्कीम का फायदा मिल रहा है, लेकिन वो कास्ट में बिलीव नहीं करता, मीन्स उसको कास्ट नहीं चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये भी एक चीज़ है कि हकीकत तो ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड इन द सेंस के जिनको कोई लेट्स से बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं या फिर बेनिफिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे लोग जो है वो कास्ट का नाम जो है वो ऐड करना नहीं चाहेंगे या फिर रिलीजन का नाम ऐड करना नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को इसका त्याग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कास्ट में बिलीव नहीं करते, रिलीजन में बिलीव नहीं करते, लेकिन आपको मदद की ज़रूरत है, तो आपको मदद कैसे मिलेगी? तो ये भी कुछ, तो इट्स नॉट लाइक कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए और नॉलेज शेयर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है। आई थिंक एक बात ये है कि अब धीरे धीरे बदलाव होने लगा है, लेकिन फ्यूचर में जब लव मैरिजेस जो हैं वो कॉमन हो जाएंगे तो धीरे धीरे कास्ट जो है वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाए। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक, ऐसा नहीं है कि 2 साल 5 साल 10 साल में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था कि लव मैरिजेस जब होंगे इन द मींस लव मैरिजेस इन द सेंस इंटरकास्ट मैरिज, राइट। तो इंटरकास्ट मैरिज जब कॉमन हो जाएंगे हमारे देश में,
तब ये कास्ट वाली बात जो है वो धीरे धीरे मिस कास्ट का उतना कोई खास इम्पोर्टेंस तब नहीं रहेगा। और अब हमारे देश में आधार भी आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट यस, सी, आधार कार्ड अब आ चुका है। दैट मीन्स नेशनल लेवल पर देखा जाए तो आपका एक पर्टिकुलर नंबर है। तो फ्यूचर में आपको आज नहीं, लेट्स से 15-20 साल 50 साल के बाद ऐसे सिचुएशन आएगी कि नंबर के आधार पर आपको देखा जाएगा कि इन द सेंस नंबर के आधार पर, यानी कि आपका नंबर डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स उसमें आ जाएगी। आपको फिर कास्ट वास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फाइनेंशियल, आपका हेल्थ रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी चीज़ें, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा, कौन सा एज ग्रुप में है, आपके कितने परिवार में कितने लोग हैं, ये और दूसरी जो भी डिटेल्स हैं, तो वो देखी जाएगी कंपेयर टू कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। फ्यूचर की बात है। मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलिया टू others, Aussie, right? Aussie, that is Aussie to others. टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। सबसे पहले हमने यूएई के साथ साइन किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जहाँ तक हम ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो हमारी जो व्यापार नीति है वो अब टॉप गियर में है। हम दूसरे देशों के फटाफट एक के बाद एक देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। एक इंट्रीम डील जो है उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, तब आपको पता चलेगा कि एफटीए जो है वो क्या होता है। अब मैं यहाँ पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट? वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इंट्रीम ट्रेड डील और एफटीए क्या होता है तो वो मैंने समझा दिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंट्रीम ट्रेड डील उसका नाम है। ओके, अब भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे सामान को ड्यूटी फ्री यहाँ पर अलाउ करेगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के प्रोफेशनल्स को अलाउ करेगा, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, ट्रेड इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रेड में आ जाती हैं। सिर्फ हम सामान ही नहीं बेचते ना, सेवाएं भी बेचते हैं। तो सेवाओं को बेचने के लिए इंसान होते हैं, लोग होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाकर काम कर पाएंगे, उनको इजी वीज़ा मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करना है उनके लिए। और इंडिया की जो रेडीनेस है, मीन्स हम वहाँ से सामान मंगवाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे लिए रॉ मटेरियल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोल हैं, एल्यूमिनियम, मेटेलिक ओर्स, ये सारी चीज़ें हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर पाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया की वाइन्स, वुल, शीप मीट, ऑनियंस, आलमंड्स और दूसरे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। और भारत से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया जाएगी। अब फ्यूचर में जब यूके के साथ हम एफटीए डील करेंगे तो उसमें भी हम कहेंगे कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, लोगों को वीज़ा इजीली मिल जाए। तो जो ऑस्ट्रेलिया ने ये छूट दी हमें, यूएई ने दी है, तो आप भी हमें ये बेनिफिट दीजिए। ऐसा हम यूके के साथ भी करेंगे। हम जो यूरोप के साथ एफटीए होने वाला है मिड 2023 में, लगभग 1 साल के बाद, समवेयर अराउंड 1 साल ये होगा। और अराउंड उसी टाइम इंडिया और यूएसए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील होगी तो उसमें भी भारत कहेगा कि भारत के लोगों को इजी वीज़ा मिल जाए। तो ये चीज़ जो है वो एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है इस डील में। Australia FTA removes tariff advantages India suffered in merchandise exports of labor intensive goods, जो लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी और ये सारी चीज़ों के ऊपर जो ड्यूटीज़ लगती थी, अब ये सारी ड्यूटीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया हटा देगा। तो भारत के लिए एक अच्छी बात है। और डेयरी प्रोडक्ट्स, राइस, व्हीट, शुगर, एप्पल, आयरन, ये कुछ ऐसी आयरन और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सक्लूड किया गया है, इसको डील में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आगे है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का मिल्क, चीज़, पनीर एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें भर भर कर यहाँ पर आ जाएगी और उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी, तो फिर हमारे देश के जो किसान हैं और जो एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भारत ने इस चीज़ को डील में से बाहर रखा है। तो दोनों ने एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को यहाँ पर समझा है। और ये सिर्फ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दोनों देश एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। चाइना जो है वो जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपांड हो रहा है, डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इससे परेशान है। और ऑफ कोर्स वी नो के दोनों देश जो हैं वो क्वाड के मेंबर हैं। और भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बैंड वैगन में, यानी कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है। तो इसमें इस प्रकार की डील्स जो हैं ऐसे देशों के साथ, यूएई के साथ, नाउ ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, देन ईयू, देन
यूएसए, तो इतने बड़े बड़े देशों के साथ और रीजन्स के साथ इस प्रकार की डील्स करना जो है इंडिकेट्स के ये सारे देश जो हैं वो अपना प्रोडक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत को देंगे, तो इट्स अ विन विन फॉर every one of us. So that's everything. Now let's move on to next topic. To be continued, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। इमरान खान नेशनल असेंबली डिसोल्यूशन जो हुआ, तो ये अभी भी वहाँ पर जो मैच है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ चीज़ें वहाँ पर होगी। मीन्स पोल्स जो है, पोल्स यानी कि अब इलेक्शंस होगा वहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रही है, देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। और बहुत ही फ़नी बात ये हुई कि पाकिस्तान की आर्मी ने यह कहा कि हमारा कोई भी रोल जो है वो इस पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है इसमें पाकिस्तान की आर्मी का कोई रोल नहीं। अब ये एक ऑफ कोर्स फ़नी बात है, क्योंकि हमेशा आर्मी का रोल जो है वो वहाँ पर रहता ही है। और अब क्या होगा इमरान खान का, क्या वो फिर से पीएम बनेंगे? इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कि उनके ऊपर एक मिलिट्री कू करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। वरना तो अगर मिलिट्री जो चाहती है वो ही हो जाता है, तो एटलीस्ट चलो इमरान खान में ये एक अच्छी बात तो है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफकोर्स भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बने, इमरान खान अगर रिपीट होते हैं या फिर कोई नया चेहरा आता है, दो चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होगी। नंबर वन, टेररिज्म का इस्तेमाल जिस प्रकार से पाकिस्तान एक पॉलिसी के तौर पर, एक विदेश नीति के तौर पर करता है, एक मिलिट्री नीति के तौर पर करता है, वो तो करता ही रहेगा। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है या फिर उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती ही जाएगी। इन्फ्लेशन 12% से भी ज़्यादा, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन। फिर पाकिस्तान का जो रुपी है तो उसकी वैल्यू पिछले 5 सालों में 50% कम हुई है। और पाकिस्तान के ऊपर कर्ज जो है वो बढ़ता ही गया है। आईएमएफ, सऊदीज़ कई बार पैसे दे देते हैं, कतारीज दे देते हैं, अब चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर रहा है। वी नो दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और दूसरे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, लेकिन राहत के साथ साथ कर्ज भी बढ़ता जाता है। और इस देश का एक लंबे समय से ये मानना है, खास करके पाकिस्तान की मिलिट्री का, कि हमारा स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक जो लोकेशन है, अफगानिस्तान से नज़दीक है हम, ईरान और यूएसए के रिलेशनशिप ख़राब हैं, तो अगर अफगानिस्तान में मदद करनी है, कुछ करना है, शांतिमय वातावरण आपको क्रिएट करना है, तो आपको वाया पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। और वाया पाकिस्तान जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको हथियार देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो उनका मानना आज भी ऐसा है कि वो यही जो पुराना फॉर्मूला है वो पाकिस्तान को लिक्विड यानी कि पैसे जो हैं वो प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई है, क्योंकि अब यूएसए अफगानिस्तान में से निकल चुका है। चाइना यूएसए जितना पैसा इसमें मीन्स ओपनली देगा नहीं देगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वी नो कि पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है वो चाइना इंडिया के खिलाफ करता है, बट उतने पैसे देगा चाइना? आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं लगता है कि चाइना जितना यूएसए ने स्पेंड किया उतना नहीं करेगा। और यूएसए की जो गलतियां हैं उससे भी चाइना सीखेगा कि पाकिस्तान को एक हद से ज़्यादा पैसे देना जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है, इसको लाइक सांप को दूध पिलाने के बराबर है। तो अब ये थिंकिंग जो है वो आई होप चेंज हो। अगर चेंज होगी तभी तरक्की के बारे में सोचेंगे, वरना बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, तो यही बैठे बैठे पैसों की आदत जो है उसने इसको ऐसा एक मिसबिहेविंग देश में तब्दील कर दिया है। मूविंग ऑन, जो प्रश्न मैंने पूछा था सैटरडे को उसका आंसर है 142, और एक नया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ये आपको यूपीएससी में या फिर जो स्टेट लेवल की आपकी एग्जामिनेशन होती है उसमें इजीली पूछा जाता है। एनवायरनमेंट के साथ, जियोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि आईएमडी के मुताबिक, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक, एक हिली रीजन जो होता है उसमें हीट वेव कब डिक्लेयर की जाती है? कौन सी ऐसी चीज़ होती है जब आईएमडी ये कहता है कि हिली रीजन में हीट वेव है? 4 ऑप्शन है, नहीं पता है तो थोड़ी रिसर्च करके आंसर दीजिए, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर प्रोवाइड करना ही है। ठीक है, I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.